सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट टेस्ट सीरीज फॉर द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर है। यहाँ पे मेरे पास 30 क्वेश्चंस का एक सीरीज है, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अ बेबी बॉय एजेड 2 years is admitted to play school and passes through dental checkup. A dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? So जब 2 साल का बच्चा है, so हम लोग को यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि जो डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला वो क्या होता है। बेसिकली दैट इज द ये हमको बताता है कि हमारा जो टीथ है, अपर या फिर लोअर किसी भी एक साइड में जो लेफ्ट या राइट, मतलब देखिए आप अगर टीथ को ऐसे डिवाइड करते हैं, ये है अपर सेट्स, ये है लोअर सेट्स, एंड अगेन इसमें भी क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन होता है। तो एक ऐसे क्वाड्रेंट में कितने टीथ्स है वो हमें डेंटल फॉर्मूला से मालूम चलता है। तो जो एडल्ट्स के लिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3। इसमें 2 क्या होता है, इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलार। ठीक है। बट अगेन जब ये चिल्ड्रन की बात आ जाती है, तो चिल्ड्रन में जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 0 2। 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलार। ठीक है। और अगर हम लोग टीनेजर जैसे अप टू एज 18 वगैरह अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या मिलता है 2 1 2 2। यहाँ पे जो है तीसरा जो मोलर है वो बहुत लेट आता है, अपने लाइफ में बहुत लेट आता है, इसलिए उस थर्ड मोलर को क्या कहते हैं, विजडम टीथ। ठीक है। अच्छा ओके, एनीवेज यहाँ पे चिल्ड्रन की बात चल रही थी, तो चिल्ड्रन में क्या होता है, 5 टोटल, 2 + 1 + 2 5 होता है। तो 5 एक साइड में होता है, तो 5 5 5 5 करके कितना होता है टोटल 20 टीथ। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से नहीं होते, प्रीमोलार्स नहीं होते, प्रीमोलार्स आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। तो या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। सो रेनिन, यहाँ पे डबल एन वाला रेनिन है, और एक होता है सिंगल एन वाला रेनिन। वो कहाँ पे आता है, ये रिलीज होता है किडनीज में बाय द जेजी सेल्स। ठीक है, ये किडनी में होता है। और ये वाला रेनिन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। ठीक है। ओके। तो ये रेनिन का मेन का फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है मिल्क डाइजेशन। ठीक है, मिल्क के प्रोटीन्स को वो तोड़ता है। तो यार रेनिन का क्या होता है, मिल्क प्रोटीन डाइजेशन। ए का हो जाएगा 3। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट अबाउट एंटेरोकाइनेस? एंटेरोकाइनेस क्या है, ये बेसिकली हम लोग का जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में एक जो पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स आते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, उनको एक्टिवेट करने में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेस। वो कहाँ से रिलीज होता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से रिलीज होता है। तो एंटेरोकाइनेस पहले क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एंड जो ट्रिप्सिन होता है वो इन टर्न अलग अलग जो भी रिमेनिंग जो है अपना काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, उनको उनके एक्टिव फॉर्म में लेके जाता है। दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन बनाएगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स को कार्बोक्सीपेप्टाइड्स बनाएगा, ऐसे वो एक के बाद एक सबको एक्टिवेट करेगा। तो उसका मेन फंक्शन क्या है, एंटेरोकाइनेस किस पे ऐड करता है, ट्रिप्सिनोजेन पे। सो अब बी का क्या हो जाएगा 4। फिर क्या आता है, ऑक्सिंटिक सेल। व्हाट आर ऑक्सिंटिक सेल्स? दीज आर सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक व्हिच सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 डाइजेशन। हमें HCl आमतौर पे याद रहता है, लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 डाइजेशन है वो हम लोग भूल जाते हैं। सो ऑक्सिंटिक सेल का फंक्शन क्या आ जाता है, विटामिन B12 के साथ, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। उसके प्रेजेंस में जो विटामिन B12 है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बिना अगर वहां से फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो वहां पे एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। ठीक है। फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज का क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इन द इंटेस्टाइन, ताकि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हमारे पास, सी का आ जा रहा है 1 एंड डी का 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, देखते हैं। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट। इलियम कहाँ पे आता है? इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सही है। एक्चुअली एनसीईआरटी के लाइन के थ्रू अगर जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया था इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम। बिल्कुल गलत। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है? सीकम से निकलता है, ठीक है। सीकम इज द पार्ट ऑफ जंक्शन ऑफ द असेंडिंग कोलोन एंड द इलियम, ठीक है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई इलियम तो खुद ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो कहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा? ये भी स्टेटमेंट गलत है। सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। बिल्कुल गलत। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्या क्या लेयर होता है? आउटर से अगर इनर जाते हैं तो क्या क्या आता है? सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सेरोसा इज द आउटर लेयर। सो या ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस क्या है? दिस इज बेसिकली द इंटेस्टिनल जूस। जो भी इंटेस्टाइन से जो भी रिलीज होता है, जो भी एमाइलेज, पेप्टाइडेज वगैरह जो भी रिलीज होता है, एंड अलोंग विद द म्यूकस सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको हम लोग क्या रेफर करते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सकस एंटेरिकस। तो सकस एंटेरिकस इज नथिंग बट इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 क्या है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो क्या होते हैं? दे आर हाइड्रोफोबिक, एंड इस नेचर की वजह से उनका क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एंड स्टेटमेंट 2 में क्या है? स्पेशलाइज्ड lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels ultimately into the blood, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट आर लैक्टिल्स? लैक्टिल्स आर नथिंग बट दिस आर थिक लिम्फ वेसल्स। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक टिश्यू, लिम्फ इज बेसिकली टिश्यू फ्लूइड, तो वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। सो अकॉर्डिंगली इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है उनको क्या कहा जाता है? लैक्टिल्स। तो लैक्टिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? दिस हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन। कैसे? जो फैट जो हम लोग को पता है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो फैट के अराउंड क्या होता है? फैट को पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके ऊपर एक प्रोटीन का कवरिंग किया जाता है। उसके बाद जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना, इन पर एक एक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन जो है, इट कैन पास इनटू द लिम्फ। सो ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है लैक्टिल्स में। हेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसे होता है फैट का एब्जॉर्प्शन। सो या स्टेटमेंट 1 इज आल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू म्यूकसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अभी हमने कुछ देर पहले एक मैच द फॉलोइंग किया था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? फ्रुक्टोज को कौन से डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। What is facilitated diffusion? Facilitated diffusion is nothing but diffusion of a substance across the membrane of a cell by using transporter proteins. Transporter proteins के थ्रू जब कोई सब्सटेंस का मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। सो जब भी इन्फेंट्स का गैस्ट्रिक जूस का बात आता है, आप दिमाग में एक एंजाइम तो पकड़ के रखिए, दे आर टॉकिंग अबाउट रेनिन। सिंगल एन वाला नहीं, डबल एन वाला। सिंगल एन वाला कहाँ पे यूज होता है? किडनीज पे। और रेनिन डबल एन वाला रहता है स्टमक में। और ये बेसिकली इन्फेंट्स में होता है। जब एडल्ट्स में जाता है तो रेनिन का अमाउंट कम होता जाता है, इवन एब्सेंट भी हो जाता है। इस कारण से जो एडल्ट्स में बहुत समय क्या होता है, मिल्क का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। सो या रेनिन हम लोग को ऑप्शन में ढूंढना है। न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन, लाइपेज। लाइपेज चलो सी है, कुछ अमाउंट में रिलीज होता है। पेप्सिनोजन तो होता है गैस्ट्रिक जूस से, बट न्यूक्लियस नहीं होता।
व्हाट आर पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन, बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों जो है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट में हमें मिल जाएगा। एमाइलेज, रेनिन एंड पेप्सिनोजन, एमाइलेज नहीं होता। माल्टेज, पेप्सिनोजन एंड रेनिन, माल्टेज भी नहीं होता। कोई भी कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन्स का, ठीक है। So, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? What is hepatopancreatic duct? अगर हम लोग देखें तो लीवर जो है ऐसा एक स्ट्रक्चर है, लीवर से हम लोगों को क्या आ रहा है? बाइल डक्ट, और यहाँ से क्या पे एक स्ट्रक्चर रहता है गोल ब्लेडर, उससे क्या आता है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलकर क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ से क्या रहता है? पेनक्रियास रहता है, यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है। पेनक्रियास से क्या आ रहा है? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जब मिलते हैं उसके बाद वो एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि कहाँ पे ओपन होता है? जो कि ओपन होता है अपना सी शेपेड ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में, बेसिकली जो भी हो मतलब सी शेपेड ड्यूडेनम में ओपन होता है। और इसका जो ओपनिंग होता है, इस पे एक ऐसा एक क्या बोलते हैं, गार्ड रहता है, मतलब एक स्फिंक्टर टाइप रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following hormones do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? तो ये जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, स्पेशली दो ऑप्शन के बीच में। अगर हम लोग बात करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन के बीच में, तो हम लोग एक बार ऑप्शन एक बार ये एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज जो है आई एम सॉरी, ये इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग हॉर्मोन्स वाला चैप्टर निकालते हैं तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि लास्ट के टाइप पे आपको मिलेगा कुछ हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी, उसके अंडर पे 4 आपको हॉर्मोन्स मिलेंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, फिर गैस्ट्रिन एंड आई थिंक गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये 4 के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर बेसिकली यहाँ पे है वो है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट होने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को, एंड सिक्रेटिन जो है वो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब स्टमक के ग्लैंड्स, ठीक है, पढ़ लेते हैं। पेप्टिक सेल्स सीक्रेट पेप्सिनोजन। पेप्टिक सेल्स का एक और नाम क्या होता है? चीफ सेल्स, बिल्कुल सही। वो क्या रिलीज करता है? पेप्सिन। बट एग्जैक्टली पेप्सिन रिलीज नहीं करता, वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है पेप्सिनोजेन। चलिए इस ऑप्शन में हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट HCl and Kessel intrinsic factor. What is Kessel intrinsic factor? This is the intrinsic factor for vitamin B12 absorption, ठीक है, and these are responsible for vitamin B12 absorption, ठीक है, सही है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। म्यूकस सेल सीक्रेट म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। म्यूकस तो सीक्रेट करता है बट इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं करता है, सो या ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। एंड पेप्सिनोजन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस, बिल्कुल सर गलत। पेप्सिनोजन उस पर क्या किस में डिवाइड करता है? डाइपेप्टाइड्स वगैरह में, ठीक है। सो या ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 क्यों गलत हो गया? क्योंकि पेप्सिन नहीं रिलीज करता, वो क्या रिलीज करता है? पेप्सिनोजेन। सो ऑप्शन नंबर 2 is the answer here. Okay. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, as a young infant that feed entirely on mother's milk which is white in color but stool which the infant pass is quite yellowish, ठीक है। एक यंग इन्फेंट क्या होता है? वो कंप्लीटली मदर मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर हिज फूड, ठीक है। और मदर मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, बट जो वो स्टूल पास करता है वो अगेन क्या हो जाता है? येलोइश हो जाता है, ठीक है। व्हाई दिस इज येलोइश? इसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
बाइल पिगमेंट्स कौन सा, बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन के प्रेजेंस में क्या होता है, कोई भी सब जो स्टूल पास होता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग जॉन्डिस वगैरह का केस पकड़ेंगे जहाँ पे बिलिरुबिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता, तो वो हमें स्टूल के कलर में बहुत क्लियरली मेंशन मिल जाता है। स्टूल का क्लियर देख के पता चल जाता है कि इस पेशेंट का जॉन्डिस का केस हो सकता है, ठीक है। ओके, सो पेनक्रियाटिक जूस इज पोर्ड इनटू ड्यूडेनम, बिल्कुल गलत। इंटेस्टिनल जूस बिल्कुल नहीं। बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू बाइल जूस, बिल्कुल सही। ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। एंड अनडाइजेशन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following pairs of food components in human reaches the stomach totally undigested? हम मतलब बेसिकली क्या पूछा गया है यहाँ पे इनडायरेक्टली यही पूछा गया है कि स्टमक में पहुंचने से पहले कौन कौन से सब्सटेंस का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है स्टमक से पहले, पहुंचने से पहले क्या क्या है, एक है बकल कैविटी, एक है ईसोफेगस। ईसोफेगस में हमें पता है ऐसा किसी भी सब्सटेंस का डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस इज ओनली फॉर पैसेज ऑफ फूड, ठीक है, उसमें पेरिस्टालसिस होता है, फूड पास होता है। एंड बकल कैविटी में हमको पता है स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है। 30% ऑफ द स्टार्च का डाइजेशन होता है बकल कैविटी में इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, और उसका एक और नाम क्या है, टायलिन, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को ऑड वन आउट कर लेना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग का डाइजेस्ट हो चुका है। उसके अलावा जो भी सब्सटेंस रहेगा वो स्टमक में अनडाइजेस्टिव वे में ही पहुंचेगा, ठीक है। देखते हैं, स्टार्च सेल्यूलोज बिल्कुल गलत। ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। प्रोटीन एंड स्टार्च, अगेन स्टार्च आ गया तो ये भी नहीं होगा। स्टार्च एंड फैट ये भी नहीं होगा। फैट एंड सेल्यूलोज, या फैट एंड सेल्यूलोज होना चाहिए, क्योंकि सेल्यूलोज जो है दैट इज नॉट स्टार्च, एंड ऑल्दो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बट नॉट अ स्टार्च। और फैट तो उसका कोई चांस ही नहीं है। सो या ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which are the following structures with their respective location in organs? अच्छा, हम ये इस तरफ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बताया गया और यहाँ पे उनके ऑर्गन्स को हमें मैच करना है, ठीक है। देखते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में ऐसे 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 फोल्डिंग्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, विली। तो ये विली के बीच में जो क्रिप्स होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है। जो कहा जाता है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, जो लीवर है अपना, लीवर में क्या होता है, लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, हेपेटिक ग्लोब्यूल्स। ऐसे ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, बेसिकली वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं। आप जब हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो हेक्सागोनल होते हैं, और उनके ऊपर में कवरिंग रहता है, उनको क्या कहा जाता है, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल किसके साथ रिलेटेड है, लीवर के साथ। ऑप्शन नंबर 4। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कहाँ पे मिलता है, इट इज फाउंड इन पेनक्रियास। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है, ये 2% पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वो होता है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। और उसका 2% पार्ट जो है वो होता है एंडोक्राइन, और उसी रीजन को हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसमें क्या क्या होता है, अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है, डेल्टा सेल्स होता है। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करता है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स क्या रिलीज करता है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ओके, सो ये रिलेटेड हो गया पेनक्रियास के साथ। एंड व्हाट अबाउट डूनर्स ग्लैंड, डूनर्स ग्लैंड इज द म्यूकोजल ग्लैंड, सब म्यूकोजल ग्लैंड इन द ड्यूडेनम, जो कि क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। सो या ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 तीनों ऑप्शन में है। बी का क्या हो जा रहा है, बी का 4 हो जा रहा है, जो कि इसी ऑप्शन में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सी का 1 जा रहा है एंड डी का 2 जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कौन सा एंजाइम होता है, एंटेरोकाइनेज, व्हिच इज रिलीज्ड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोजा। और ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर वो ट्रिप्सिन क्या करता है, वो ट्राइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अगेन काइमोट्रिप्सिन जो है वो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। एंड एज सच ऐसे चेन रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिव
हो जाता है। हाँ, आंसर इज यहाँ पे बी और सी ऊपर नीचे किया हुआ है, एनीवेज बी एंटेरोकाइनेज। बढ़ते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? वेरी सिंपल, सीधा बाइल, ये हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते हैं। बाइल का एक ही फंक्शन है, क्या होता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये यहाँ पे बाकी हम लोग को देखने का जरूरत नहीं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में कोई रोल नहीं है, मेनली एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Where does majority of nutrient absorption occur in digestive system? अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तो। मेजोरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ विलीज, माइक्रोविलीज प्रेजेंट है वहां पे, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है एंड हेंस एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स, सलाइवा, इनमें से कौन कौन सा सलाइवा का कंपोनेंट है? देखते हैं। यहाँ पे एक बार हम लोग सलाइवा के बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो सलाइवा सिक्रेटेड इन द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या क्या? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइजोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक करना इनटू द माल्टोज। एंड जो अपना लाइजोजाइम का फंक्शन क्या होता है? दैट एक्ट्स एज अ एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो देखते हैं। वाटर नहीं, एमाइलेज नहीं, टाइलिन सही, लाइजोजाइम सही, सोडियम सही, पोटेशियम सही, क्लोराइड सही। तो 1 2 3 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेनेस सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स, बिल्कुल सही। चीफ सेल्स का एक और नाम क्या होता है? पेप्टिक सेल्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टोमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, ये भी बिल्कुल सही है। स्टोमक में 4 to 5 आवर्स तक स्टोर फूड रहता है। फूड मिक्स्ड अप विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस नोन एज काइम, और माउथ में जो बनता है वो क्या होता है? बोलस, और यहाँ पे क्या बन जाता है? काइम। सो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक? इनमें से कौन सा जो है स्टमक का फूड पैसेज को रेगुलेट करता है? मतलब बेसिकली क्या है, इसोफेगस से स्टमक में जब फूड पहुंचता है, वहां पे कुछ एक गेट कंट्रोल टाइप सिस्टम रहता है, उसको क्या कहते हैं? वो है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो मतलब स्टमक से रिलेटेड एंड इसोफेजियल मतलब इसोफेगस से रिलेटेड। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो वो क्या करता है? वो बेसिकली इसोफेगस से स्टमक में फूड पैसेज को रेगुलेट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is incorrect about pancreas? Which of the following is incorrect about pancreas? It is a compound gland, acts as both exocrine and endocrine part. बिल्कुल सही। एक्सोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज होता है? पैनक्रियाटिक जूस, जो कि किस में हेल्प होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड एंडोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज होता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन। तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना बॉडी में। ग्लूकागॉन क्या करता है? जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, तो ग्लूकागॉन उस ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए वेरियस प्रोसेसेस करता है बॉडी में। एंड इंसुलिन उसका ठीक ऑपोजिट करता है। जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में हाई हो जाता है आफ्टर हेवी मील, तो इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, वो क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट्स एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस एंड हैविंग एंजाइम्स। अभी मैंने बताया था वो क्या रिलीज करता है? एक्सोक्राइन एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। एल्कलाइन क्यों? क्योंकि वहां पे क्या रिलीज होता है? पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज होता है। सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट्स हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अभी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसोज कैप्सूल, बिल्कुल गलत। ग्लिसोज कैप्सूल कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। लिवर के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उनको कहा जाता है हेपाटिक लोब्यूल्स, एंड हेपाटिक लोब्यूल्स को क्या सराउंड करके रखता है? ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। सो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर हियर।
मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। अगेन मैच द फॉलोइंग आया है। हेपाटिक लोब्यूल कहाँ पे होता है? अब मैं चिल्ला रहा था लीवर में और किससे रिलेटेड होगा? बेस ऑफ विली ग्लिसन्स कैप्सूल सिंपल। अभी मैंने 2 क्वेश्चन में हमको मिल चुका है ग्लिसन्स कैप्सूल। फिर क्या है? क्रिप्स ऑफ लिवर कुन कहाँ पे होता है? विली के बेस में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए 1। स्फिंक्टर ऑफ ओडी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़ा था। हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट जहां पे ड्यूडेनम में ओपन होता है, वहां पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो यह हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट। ये भी मैंने उसी क्वेश्चन में समझाया था कि गोल ब्लेडर से जो डक्ट निकलता है वो क्या बनाता है? सिस्टिक डक्ट। एंड वो लिवर से जो डक्ट निकलता है उसको क्या कहते हैं? हेपाटिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, से ऑप्शन नंबर 3, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इंटेस्टाइनल विली आर सप्लाइड बाय क्या क्या होता है? ऑब्वियसली हर एक ऑर्गन किससे सप्लाइड होगा? एक तो ब्लड वेसल से होगा, और क्या होता है? इंटेस्टाइन में जो होता है एक स्पेशलाइज्ड लिम्फ वेसल होता है जिसको कहा जाता है लैक्टील्स। किसमें हेल्प होता है? फैट डाइजेशन। मैंने कुछ से क्वेश्चंस पहले समझाया था आपको, ठीक है। काइलोमाइक्रोस को वो एब्जॉर्ब करता है इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। सो या लैक्टील्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे let us move on to our next question. Question number 23, which of the following salivary gland is absent in humans? ह्यूमन में ये कौन सा सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता? जाइगोमेटिक, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ह्यूमंस में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर, और एक होता है सबलिंगुअल। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जाइगोमेटिक, ठीक है। जाइगोमेटिक ग्लैंड करके कोई ग्लैंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूडेनल ग्लैंड्स और ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। ड्यूडेनल या फिर जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है वो कहाँ पे होता है? मैंने उस क्वेश्चन में आप जहाँ पे हमको ब्रूनर्स ग्लैंड वगैरह मिला था, मैंने वहाँ पे बताया था छोटा छोटा करके कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसा में। तो दीज आर सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ठीक है। सो सब म्यूकोसा करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत समय म्यूकोसा के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, बट दीज आर सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, wall of alimentary canal from esophagus to rectum possess 4 layers. Sequence of this layer is outer to inner। मैंने क्या बताया था? outer to inner serosa, muscularis, submucosa and mucosa, ठीक है। देख लेते हैं, सेरोसा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस गलत। मस्कुलरिस, सेरोसा, म्यूकोसा गलत। सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा अगेन गलत। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट है? यहाँ पे शायद बताया गया कि फूड का पैसेज कहाँ से कहाँ तक होता है। करेक्ट सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलन, रेक्टम, एनस, सही है, ये तो सही है। स्टमक, जेजुनम, ड्यूडेनम गलत। पहले ड्यूडेनम आएगा फिर जेजुनम आएगा, तो ये गलत हो जा रहा है। इलियम, कोलोन एंड सिकम गलत। इलियम के बाद आता है सिकम, देन आता है कोलोन, ठीक है। तो ये भी गलत हो जा रहा है। कोलोन, एनस, रेक्टम। कोलोन के बाद क्या आता है? रेक्टम, उसके बाद आता है एनस, तो ये भी गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सब सिंपल क्वेश्चन था। Question number 27. Small intestine is distinguishable into 3 parts: a C-shaped dash, a long coiled middle portion dash and a highly coiled dash. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो हमको पता चलेगा C-shaped क्या होता है? ड्यूडेनम। मिडिल कॉइल्ड पोर्शन क्या होता है? जेजुनम। एंड हाईली कॉइल्ड लास्ट पार्ट क्या होता है? इलियम, जो कि कहाँ पे ओपन होता है? सिकम में, ठीक है। सो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। द अपर सर्फेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस व्हिच बियर टेस्ट बड्स। दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड। सिंपल टर्म है, इसको क्या कहा जाता है?
पेपिले। एंड पेपिले कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के पेपिले होते हैं। क्या अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक होता है फिलीफॉर्म, एक होता है फंगीफॉर्म, एक होता है सरकम वेलेट, और एक होता है फोलिएट। ठीक है, 4 तरह के पेपिलेस प्रेजेंट होते हैं और उनमें क्या होता है? टेस्ट बड्स। ठीक है, सो यार दीज आर कॉल्ड पेपिले। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आवर टीथ्स आर, हमारे टीथ का क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या कहा जाता है, देखते हैं। एक्रोडोंट, होमोडोंट गलत, होमोडोंट पॉलीफायोडोंट ये भी गलत, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट ये वाला बिल्कुल सही है। और चौथा वाला क्या है? एक्रोडोंट, होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट फिर से गलत। थिकोडोंट मतलब क्या है? थिकोडोंट बेसिकली हमको यहाँ पे अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखें तो वहाँ पे ये तीनों टर्म जो है वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जब हम लोग थिकोडोंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि हर एक जो टूथ है दैट इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। नाउ व्हाट इज डाइफायोडोंट? डाइफायोडोंट इज नथिंग बट जो हम लोग का ह्यूमंस होता है, अब यहाँ पे देखिए, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ए सेट ऑफ टेम्पोररी मिल्क टीथ और उसको क्या कहा जाता है? डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है, या फिर परमानेंट और एडल्ट टीथ। और इस टाइप ऑफ डेंटेशन को हम लोग कहते हैं डाइफायोडोंट। और क्योंकि ह्यूमन का जो टीथ है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन एडल्ट ह्यूमन, 32 परमानेंट टीथ इन विच 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, और इसको क्या कहा जाता है? हेटेरोडोंट डेंटेशन। एंड हेंस ये तीनों के तीनों जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? यहाँ पे आ जा रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ एडल्ट पर्सन। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था डेंटल फॉर्मूला, और आखिरी क्वेश्चन भी क्या है? डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट क्या है? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये बताता है अपर पार्ट ऑफ वन साइड और ये बताता है लोअर पार्ट ऑफ वन साइड। 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। और ये जो 2 1 2 2 है, ये वाला किस में आता है? ये आता है टीनेजर्स अप टू द एज ऑफ 18 to 20। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? विजडम टीथ आने शुरू होता है, तो वो जो 2 जो है वो क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।